नमस्ते दोस्तों, आपका वैल्यू एजुकेटर चैनल में स्वागत है, जहां आप सीखते हो स्टॉक मार्केट में निवेश करके आप कैसे पैसे बना सकते हो। तो मेरा नाम है शशांक और आज हम डिस्कस करेंगे डीमार्ट के बारे में। हम देखेंगे कि उनका बिजनेस मॉडल क्या है, वो पैसे कैसे कमाते हैं और उनके फाइनली वैल्यूएशंस भी देखेंगे और फिर डिसाइड करेंगे कि ये स्टॉक फिलहाल ठीक लेवल पे बाइंग के लिए अवेलेबल है या नहीं। तो चलो शुरू करते हैं। डीमार्ट एक वैल्यू रिटेलर है। वैल्यू रिटेलर का मतलब वो अपने प्रोडक्ट्स काफ़ी सस्ते दामों में बेचते हैं। तो आपने भी जैसे देखा होगा तो डीमार्ट में काफ़ी बार बाय वन गेट वन फ्री के ऑफर्स होते हैं और उनके प्रोडक्ट्स एमआरपी से काफ़ी कम वैल्यू में आपको मिल जाते हैं। तो हम डीमार्ट के बिजनेस मॉडल के बारे में थोड़ी देर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो उसके पहले हम देखते हैं कि उनके प्रमोटर्स कौन है। तो डीमार्ट ये कंपनी राधा कृष्ण दमानी इन्होंने 2000 साल में चालू की थी। तो ये काफ़ी एक अच्छे इन्वेस्टर है और इसीलिए वो एक अच्छा बिजनेस डेवलप कर सके। जैसे वॉरेन बफेट ने कहा है कि मैं एक अच्छा इन्वेस्टर हूँ इसलिए मैं एक अच्छा बिजनेसमैन हूँ, और मैं एक अच्छा बिजनेसमैन हूँ इसलिए मैं एक अच्छा इन्वेस्टर हूँ। तो राधा कृष्ण दमानी एक अच्छे इन्वेस्टर थे, इसीलिए वो एक अच्छा बिजनेस डेवलप कर सके। उनके प्रमोटर में रमेश दमानी भी है, जो राधा कृष्ण दमानी के बेटे हैं, और वो भी एक अच्छे इन्वेस्टर है। तो जब भी प्रमोटर ही इन्वेस्टर होते हैं तो उनको पता होता है कि कैपिटल कैसे अलोकेट करना है, कितना डाइवर्सिफाई करना है और एक्सपेंसेस कैसे रिड्यूस करने हैं। अभी हम डीमार्ट के बिजनेस मॉडल के बारे में देखते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि डीमार्ट ये एक वैल्यू रिटेलर है। इसका मतलब डीमार्ट अपने प्रोडक्ट्स काफ़ी सस्ते दामों में बेचते हैं। तो उनका ये एक बिजनेस स्ट्रैटेजी है, एवरीडे लो प्राइस एवरीडे लो कॉस्ट। इसका मतलब आप कभी भी डीमार्ट से कुछ सामान खरीदते हो तो आपको वो सस्ता ही मिलेगा। इसके कंपैरिजन में आपने देखा होगा तो कुछ शॉपिंग मॉल्स कुछ वीक के पर्टिकुलर डे पर ऑफर रखते हैं, पर डीमार्ट ने ये स्ट्रैटेजी नहीं फॉलो किया। तो एवरीडे लो कॉस्ट एवरीडे लो प्राइस ये स्ट्रैटेजी बेसिकली सैम वाल्टन ने वॉलमार्ट में इम्प्लीमेंट किया था, और वॉलमार्ट ये एक सक्सेसफुल बिजनेस है। तो डीमार्ट ने भी ये सेम स्ट्रैटेजी फॉलो किया और वो भी अभी एक अच्छी तरीके से ग्रो कर रहे हैं। हमें दूसरा ये देखना है कि डीमार्ट हर टाइम उनके सेल्स पे फोकस करता है। उनको उनके रेवेन्यूज बढ़ाने हैं और उनके मार्जिन्स काफ़ी कम है, तो वो मार्जिन्स के लिए इतना फोकस नहीं कर रहे, पर उनको ज़्यादा से ज़्यादा सेल करना है ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिल सके। तो अभी हम देखते हैं कि डीमार्ट अपने प्राइजेस इतने कम क्यों रख सकता है। तो डीमार्ट जो अपने प्रोडक्ट्स बेचता है अपने स्टोर से, तो वो प्रोडक्ट्स वो अपने सप्लायर से काफ़ी बल्क में उठाते हैं। तो जैसे कि आपको सपोज एक कोई वॉच लेनी रहेगी तो आप वो वॉच की कॉस्ट 1000 रुपीज़ है, बट आपको वैसे ही 1000 वॉच लेनी रहेगी तो आपको वो 1000 रुपीज़ पे नहीं गिरेगी, आपको मे बी वो 600-700 ये प्राइस पे मिल सकती है, क्योंकि आप बल्क में बाय कर रहे हो। तो डीमार्ट भी यही करता है। डीमार्ट कम रेट पे बाय करके वो कम रेट पे सेल करता है ताकि कस्टमर को भी उनका कम रेट में वो चीज़ मिल सके, और डीमार्ट के इसी वजह से काफ़ी ज़्यादा सेल्स हो जाते हैं और वो कॉम्पिटिटर से कुछ अलग स्ट्रेटजी यूज़ कर रहे हैं। डीमार्ट के मोस्टली प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं कि जो डे टू डे लाइफ में लगते हैं। वो ज़्यादा प्रीमियम सेगमेंट में उन्होंने कॉन्सेंट्रेट किया नहीं है, और उन्होंने लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास यही कैटेगरी को फोकस किया है, क्योंकि इंडिया में यही कैटेगरी की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है। अभी हम देखते हैं कि डीमार्ट के बिजनेस रेवेन्यू कौन कौन से सेगमेंट से आता है। तो बेसिकली डीमार्ट के रेवेन्यूज 3 सेगमेंट से आते हैं, जिसमें उनका फर्स्ट है फूड, दूसरा है नॉन फूड और तीसरा है जनरल मर्चेंडाइज। तो मोस्ट ऑफ द उनके रेवेन्यूज फूड ये सेगमेंट से आते हैं, जिसमें उनके अराउंड 51% कॉन्ट्रीब्यूशन है। और ये बिजनेस सेगमेंट में बेवरेजेस, स्नैक्स, ऐसी तरह की चीज़ें होती है, और डेयरी भी है। और उनका सेकेंड सेगमेंट है नॉन फूड। तो ये सेगमेंट अराउंड 20% उनके रेवेन्यूज़ को कंट्रीब्यूट करता है, और इसमें होम केयर और पर्सनल केयर जैसी चीज़ें आती है। और तीसरे सेगमेंट में जो कि जनरल मर्चेंडाइज है, उसमें क्लोथ्स, फुटवेयर ऐसी चीज़ें हैं, और वो बिजनेस सेगमेंट अराउंड 28% रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करता है। अभी हम एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखते हैं कि डीमार्ट जब 2000 में चालू किया था उन्होंने, तो उन्होंने पहले 8 सालों में सिर्फ 10 ही स्टोर बनाए थे। ऐसा नहीं था कि उनके पास इन्वेस्टमेंट नहीं थी, बट उनको देखना था कि ये हमारा जो लो कॉस्ट का मॉडल है वैल्यू रिटेलर का, वो सस्टेनेबल है या नहीं, उससे कुछ प्रॉफिट भी आ सकते हैं या नहीं, और ये ग्रो कितना कर सकता है। तो एक बार उनको समझ गया कि ये मॉडल अच्छा है, तो उन्होंने बाद में काफ़ी अच्छे से ग्रोथ कर दी, और अभी 2018 में उनके 155 के आसपास स्टोर्स है।
उन्होंने काफ़ी इंडिया के स्टेट्स में कवर किया है, बट उनका नॉर्थ ईस्ट में थोड़े कम स्टोर्स है क्योंकि वहाँ पे वी मार्ट करके एक रिटेलिंग ब्रांड है, वो थोड़ा डोमिनेटिंग है। बट उन्होंने जितने स्टेट्स कवर किए हैं उसमें ऑलमोस्ट इंडिया का 50% तक का पॉपुलेशन है। वी मार्ट ने काफ़ी सालों तक अपने बिजनेस ऑपरेशंस उनके पुराने स्टोर के छोटी सी जगह से ही किए थे, क्योंकि राधा कृष्ण दमानी इनको पता है कि बिजनेस एक्सपेंसेस कैसे रिड्यूस करने हैं, और वो अपने स्टोर्स ओन करते हैं। उन्होंने ये स्टोर्स लीज पे नहीं लिए हैं, क्योंकि आप स्टोर जब लीज पे लेते हो तो आपको हर साल थोड़ा वो लीज के अमाउंट में इंक्रीज होता रहता है। आप ये मॉडल को कंपेयर करोगे रिलायंस मार्ट के मॉडल से, तो रिलायंस मार्ट अपने जो ये स्टोर्स है उन्होंने ये लीज पे लिया है, और उनका 2016 में लीजिंग का अमाउंट अराउंड 630 करोड़ के आसपास था, और डीमार्ट का लीजिंग अमाउंट सिर्फ 30 करोड़ था। और काफ़ी रिटेलर्स ये लीजिंग का स्ट्रैटेजी अपनाते हैं, क्योंकि उनके सपोज कोई स्टोर से सेल्स नहीं हो रहे होते तो वो स्टोर कभी भी बंद कर सकते हैं। पर डीमार्ट ने ऐसा स्ट्रैटेजी नहीं अपनाया, और आज तक उनके एक भी स्टोर बंद नहीं हुआ है सेल्स न होने के कारण। और आप देखोगे तो जैसे मैकडोनल्ड्स ने भी ऐसी ही स्ट्रैटेजी अपनाई है। वो भी अपने जो स्टोर्स है वो सारे ओन करते हैं, और उनके पास अराउंड 30 बिलियन तक के असेट्स है। और मैकडोनल्ड्स ये वर्ल्ड के बहुत बड़ी रियल एस्टेट कंपनियों में से एक है। आजकल ऑनलाइन शॉपिंग का काफ़ी क्रेज़ है। आपको ऑनलाइन पे काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाती है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, आपको क्लोथ्स मिल जाते हैं, फुटवेयर मिल जाते हैं, जो आपको चाहिए वो काफ़ी चीज़ें ऑनलाइन ही मिल जाती है। तो मुझे लगता है कि ये ऑनलाइन शॉपिंग के वजह से डीमार्ट के बिजनेस मॉडल को आगे जाके थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, क्योंकि ये इंडिया में इतना अब तक ग्रो नहीं हुआ है, पर यूएस में ऑनलाइन शॉपिंग के वजह से काफ़ी रिटेलर्स लोगों को उसका थोड़ा प्रॉब्लम हो चुका है। तो मुझे लग रहा है कि फ्यूचर में ये डीमार्ट को कुछ हद तक थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। अभी हम डीमार्ट के वैल्यूएशंस के बारे में देखते हैं। तो जैसे मैं हर टाइम आपको कहता हूँ कि हमें वैल्यूएशंस करने के लिए स्टॉक्स के फ्यूचर के कैश फ्लोज देखने होते हैं। तो डीमार्ट एक ग्रोइंग कंपनी है, तो हमें डीमार्ट को फ्री कैश फ्लो से हम उसको वैल्यू नहीं कर सकते, क्योंकि वो ग्रो कर रहे हैं, और उनको हर टाइम उनके जो प्रॉफिट्स होते हैं वो इन्वेस्ट करने होते हैं उनके नए स्टोर्स में, इसलिए उनके फ्री कैश फ्लोज निगेटिव होते हैं। तो हमें उनका पी देखना है। तो अभी आप देखोगे तो डीमार्ट अराउंड 101 के पी पे अवेलेबल है, और उनकी प्राइस टू बुक वैल्यू अराउंड 17 टाइम्स है। तो ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव स्टॉक है। आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ कि जैसे वॉरेन बफेट है, उनको 1988 में वॉलमार्ट करके एक स्टॉक है वो बाय करना था। वो भी डीमार्ट जैसे ही रिटेलर्स है, यूएस में से काफ़ी बड़े रिटेलर्स है। तो वो स्टॉक 30 के पी पे अवेलेबल था, और वॉरेन बफेट को वो स्टॉक 21 के पी पे उनको लग रहा था कि ये फेयरली वैल्यूड है। और बाद में वो स्टॉक उनके एक्चुअल प्राइस में आया नहीं, और उन्होंने वो स्किप कर दिया बाइंग करना, और वो स्टॉक बाद में 30 सालों में अराउंड 35 टाइम्स हो गया है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि हमें डीमार्ट 100 के पी पे बाय करना है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव स्टॉक है। और हमें हर एक स्टॉक मार्केट से बाय नहीं करना है। हमें जो समझता है, जो कंपनी अच्छी है और जो अच्छे कॉस्ट में हमें मिल रही है, वही कंपनियां हमें बाय करनी है। अच्छी कंपनियां बहुत ही एक्सपेंसिव प्राइस पे बाय करने से भी कुछ ज़्यादा मतलब नहीं है, क्योंकि आप उससे कुछ ज़्यादा प्रॉफिट नहीं अर्न कर सकते। उससे बेटर है कि आप अच्छी कंपनियां देखो, बट फेयरली वैल्यूड देखो, उसका प्राइस थोड़ा ठीक होना चाहिए। बट एक चीज़ आप याद रखो कि आप जो बैड स्टॉक्स है, जिसके पास प्रॉफिट्स नहीं है, या वो लॉस बना रहे हैं, उनके रेवेन्यूज अच्छे नहीं है, वो आप कितने भी चीप बाय करोगे तो आपको उससे लॉस ही होगा। आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए, ताकि आपको ऐसे वीडियो फ्यूचर में मिलते रहे। अभी फिलहाल ये वीडियो में इतना ही। हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ और कंपनी को देखेंगे और उनके बारे में डिटेल एनालिसिस करेंगे।